चलिए क्वेश्चन मैं पहले कराता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट दूसरे तरह का मैं कराऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलिसिस हुआ CH3CO-, तो इथेन, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इथेन गैस बनता है, +2 कार्बन डाइऑक्साइड +2 E। तो कल मैंने क्वेश्चन बताइए, लिख लिया तो बताइए। लिख लिया साइंटिस्ट? यस सर। हाँ, हमें वॉल्यूम निकालना है और एसटीपी पर निकालना है। एफिशिएंसी 80% है। तो कल भी मैंने आपको कल बताया था कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे होगा आपका। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं वॉल्यूम 20 एसटीपी है, तो ये हो गया। आपको एन फैक्टर कितना है? तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ फैराडे क्या होता है? आईटी। तो करंट कितना है? 0.5 है। अरे बोलिए। यस सर। टाइम नहीं दिया हुआ है ना शायद? यस सर। टाइम नहीं दिया हुआ ना? नो सर। अच्छा, लिख लो ब्रैकेट में, करंट इज कंटिन्यूड हाँ, तो ना इंटू 9.65। अब देखो इसका 80% ही करंट एफिशिएंसी, इसका 80% ही जा रहा है। 80/100 कर दो। नहीं, अगर कुछ ना लिखा रहे तो 100% जा रहा है। 50 कुछ परसेंटेज लिख दे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आईटी का एक परसेंटेज ले लेना है करंट एफिशिएंसी बाय 96500। बताओ वॉल्यूम निकल जाएगा? हाँ या ना, जल्दी बता दो। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, थैंक यू। अब आइए, मैं दूसरे तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये तो सबको समझ में आ गया, आपको कुछ भी क्या इससे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ना? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब देखिए, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर ऑब्जेक्टिव में बहुत ही, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन अप्रोच आपको सिखाना जा रहा हूं मैं, कि सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन अप्रोच है वो ये है कि आपने कल देखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो था
वो बराबर था कि एनोड, तो आप न्यूमेरिकल क्या देगा कि एनोड का इंफॉर्मेशन देकर कैथोड का पूछेगा आपसे। अब तक क्या था कि पूछ रहा था कि गैस कितना बना, वॉल्यूम कितना बना, मास कितना बना किसी एक पर। अब फ्राइडेज लॉ पे दूसरे तरह का न्यूमेरिकल इस तरह बनता है कि एनोड की इंफॉर्मेशन देकर कैथोड का इंफॉर्मेशन पूछेगा। उसको हम सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से करेंगे। और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, नंबर ऑफ ग्राम m1 बाई E1, कल पढ़ा था ना आपने, m1 बाई E1 इज इक्वल टू m2 बाई E2, ये तो पढ़ा था। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट at anode should be equal to number of gram equivalent at cathode। ये हम जाने इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सिंपल, एनोड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैथोड का निकालना है, कैथोड का दिया हुआ है, एनोड का निकालना है, तो हम उस क्वेश्चन को इसी तरह करेंगे। कंसेप्ट सबको समझ में आया मेरे भाई? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आपको क्वेश्चन दे देगा कि इफ 1.2 एम्पियर करंट is passed through solution of SO4, कह रहा है 1.2 एम्पियर करंट is passed through aqueous solution of NO2 for next one if the volume of the gas produced at cathode is, ये देखो कैथोड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, calculate the volume of the gas is obtained at anode। Did you understand everyone? Hello? Yes, sir. Yes, sir. तो बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट at cathode gram equivalent of gas at कैथोड पर क्या बनेगा। सबसे पहले देखो इस पर ये भी मालूम NO2SO4 है, NO2SO4 में सोडियम और वाटर के बीच में मुकाबला होगा तो वाटर की जीत होगी। तो वाटर का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, नंबर ऑफ ग्राम हाइड्रोजन बनता है कि नहीं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये एग्जाम में लिखा, इसलिए पहले पढ़ा दिया गया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि NO2SO4 और एक्वस वर्ड है। तो NO2SO4 में कैथोड पर वाटर की जीत होगी, तो वही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस। आपको क्या H2 गैस कहाँ से आया, तो उसको इसलिए
SO4 और वाटर में मुकाबला होगा तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गैस बनता है, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 गैस। ये एनोड की बातें हुई, ये कैथोड की बातें। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको अगर एनोड का इंफॉर्मेशन है अब हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, इसका आपको दिया हुआ वॉल्यूम 5.6 23, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। S2 का n फैक्टर 2, यहाँ पर वॉल्यूम मालूम नहीं 22.4, Cl2 का O2 का n फैक्टर ऑक्सीजन का 2 होता है तो O2 का कितना होगा 4, दिस इज द आंसर। या 9 में आंसर। अरे सबको समझ में आया, हाँ या ना? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट इस्तेमाल कीजिए कि जब भी एनोड का इंफॉर्मेशन हो, कैथोड का निकालना हो, कैथोड का दिया हुआ हो, एनोड का निकालना हो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन एनोड का शुड बी इक्वल टू द कैथोड, सिंपल। कोई डाउट? हाँ आपको तो बताइए। अरे शादान तुम शाम में नहीं आ रहे हो क्या? शादान भाई शाम में नहीं आ रहे हैं आप? डीएफ ब्लॉक शुरू हो रहा है, हो चुका है भाई, एक क्लास हो गई। अब लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलो 2 क्वेश्चन का हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है, अच्छी बात है, गुड, ऐसे ही किया करें, क्लास छूटनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, आपने देख लिया तो अच्छी बात है। अगेन इस क्वेश्चंस में ड्यूरिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ag2SO4 प्लेटिनम या करंट, पहले ये डिसाइड कर लो एनोड पर कौन सा, कैथोड का तो Ag बता दिया। Ag2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड एनोड पर क्या बनेगा, तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड, इसका O2 इज ऑब्टेन्ड एनोड पर है, तो बस एनोड का इंफॉर्मेशन दिया, कैथोड का निकालना है, जल्दी करके बताओ व्हाट इज द आंसर। मैं ऑप्शन दे देता हूं,
समीरा, आप रीजन क्यों नहीं बता रही कि आप शाम में क्लास में क्यों नहीं आती? मुझे रीजन दीजिए मैसेज पे, व्हाट्सएप पे दीजिए, व्हाट्सएप पे। आप शाम में क्लास क्यों नहीं कर रही हैं भाई? लगता है आपको सब कुछ आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ दिनों का शाम में ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो फिर क्या कीजिएगा भाई? टाइम कम है। शाम में आती ही नहीं है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। नहीं आंसर आया? अच्छा, सिल्वर का 108 होता है मोलर मास। सिल्वर का मोलर मास 108। नहीं आंसर आया? ए हो जाएगा। हम्म, ए मेरा तो सर ए आ रहा है। ए आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और किसी का आंसर? सी। अच्छा, सी आंसर आ रहा है। अरे हमजा, तुम क्यों नहीं आंसर दे पा रहे हो भाई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 should be number of gram equivalent of Ag. Number of moles given mass by molar mass. तो O2 का मास दिया हुआ है, मोल्स तो कहते हैं ना यहाँ पे n फैक्टर इज इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1.632। ऑक्सीजन का n फैक्टर कितना है? 4। 108 है। Ag का मोलर n फैक्टर कितना होता है? 1 है। n फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो आयंस गेन करेगा भाई, इलेक्ट्रोड कैथोड पर जाएगा तो यही रिएक्शन होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वही उसका n फैक्टर हुआ बस। अब m इज इक्वल टू 1.6 इंटू 108 इंटू 4/32। समझा? इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 आपके पास है। 21.6 ग्राम। डू अंडरस्टैंड? अरे बता भाई, सबसे बना, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा है भाई। आया सबको? यस सर। ये सब्बा नाम के स्टूडेंट फौजिया को आया कुछ समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, आ गया समझ में, अच्छी बात है भाई। चलिए, इस पर, इस वाले पार्ट पर लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए बनाइए तो। अच्छा, इसको कर दीजिए 201.6, 201.6 कर दीजिए। कर दिया? Yes, sir. चलिए बनाइए। सी का आंसर नहीं आया? चलिए ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of AL is equal to number of gram equivalent of O2 gas। Al2O3 है तो ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगा। ये आपको खुद मालूम होना चाहिए कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा। ये नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब आइए, अगेन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एल्युमिनियम का निकालना है। एन फैक्टर 3 हो जाएगा, Al3 प्लस से जाएगा कैथोड पर डिपॉजिट होगा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 है तो 201 नंबर ऑफ मोल जो होगा 22.4 होगा, O24 होगा। ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगा 12। बताइए, सब 12 है सबका? किसी का आंसर आया 12? यस,
सबको समझ में आया? अरे हमजा तुम कुछ बोलते नहीं हो यार, आ रहा है समझ में तुम्हें कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ, फिर क्यों नहीं बन पा रहा है? एक इंफॉर्मेशन गिवन है, चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक डालिए। हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। दिस इज द लास्ट पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में सबसे पहले आप गौर से सुनिए, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर। जल्दी जल्दी लिखिए, समय ज़्यादा, ये वाला पार्ट बहुत आसान है, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी वहीं समझाएंगे आपको। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दोनों का काम है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, और इसमें जो करंट होगा following due to free electron। आयंस, यहाँ आयंस की मूवमेंट की वजह से, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेटालिक कंडक्टर में इट कॉजेज नो केमिकल चेंज, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट होता है इट कॉजेज केमिकल चेंज, causes the chemical change। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें कोई नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, कोई मैटर का यहाँ ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। क्लियर है? लिख लिया साइंटिस्ट? जल्दी बताइए। Done, sir. Yes, sir. यस सर। मेटालिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, मोबिलिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक की कंडक्टिविटी इसके कंपेरिजन में कम होती है, क्योंकि आयंस का मास ज़्यादा होता है, मोबिलिटी कम होगी, कंडक्टिविटी इज लो।
इसकी जो कंडक्टिविटी होती है मेटालिक की, आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोलिजन हो जाता है, डिक्रीजेस। ये पूछ सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टेटमेंट में, कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलाइटिक में ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयंस के बीच का इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, तो इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताइए, सबको समझ में आया है ना? Yes, sir. Done, sir. गुड। तो अब यहाँ पर जो है इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स सब है, उसको जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं, वो सब आपको आता ही है, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि सब आपको आता ही है, बस इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच भी ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है टर्म्स है कंडक्टेंस, अब सिलेबस में तो सब कुछ पढ़ना ही है। कंडक्टेंस को हम पूरे चैप्टर में जी से डिनोट करते हैं, तो जी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है 1/r। पढ़ा है ना आप लोगों ने? बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए Yes, ना। sir. बस जी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, यूनिट जो होगी जी की वो पर ओम होगी। अब पर ओम को क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं, एस। पर ओम को सीमेन भी कहते हैं। दूसरा टर्म्स है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की दो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं। पहला डॉट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ, जल्दी बताइए, Resistivity. हाँ, पहले कप्पा का पहला फार्मूला आया 1/ρ, ठीक है, एक फार्मूला तो ये आया। आपको मालूम है कि R इज इक्वल टू ρL/A होता है, तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू L/A, तो 1/r इंटू A/L। तो कप्पा 1/r को कहते हैं कंडक्टेंस, और L/A को, जो फिजिक्स में नहीं है, L/A को हम एक क्वांटिटी कहते हैं, सेल कांस्टेंट। याद रखिए, कप्पा का दो फार्मूला 1/r, 1 रेजिस्टिविटी, दूसरा फार्मूला सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। अब इस पर एक और डेफिनेशन आएगी और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देगा आपको। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। Done, sir. हाँ, हैज एवरीवन नोटेड डाउन? 1 minute, sir. Done, sir. यस। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर हम L 1 सेंटीमीटर ले लें, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो कप्पा जो है 1/r इंटू L/A से कप्पा सिर्फ 1/r के बराबर होगा। बोलिए हाँ या ना। इस कंडीशन पर कोई बोल ही नहीं रहा है, अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसीलिए ऑब्जेक्टिव में ये वाली लाइन, हाँ, रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी ये सबको मालूम है, ये सब बच्चे लिखते हैं। अब आपको इसको ऐसे देगा, लिखना शुरू कीजिए। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए ये जो है, इसमें यूनिट वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन है, बस यूनिट, ये देखिए यूनिट वॉल्यूम का 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
यूनिट वन एक स्पेसिफिक पार्ट में ही कंडक्टिविटी को बताएगा। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक तो शॉर्ट फॉर्म यही देगा, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी कप्पा। आगे का लाइन भी इसी में लिख देता हूं, व्हेन टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड are placed at a distance of 1 centimeter and with unit cross sectional area। सुना सारे लोग, हाँ या ना? इस पर भी आपको ध्यान देना है। यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टेंस को, यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टेंस को, यूनिट वॉल्यूम का मतलब यही है कि यूनिट वॉल्यूम में ही हमें निकालना है। अगर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ तो हमें 10 का नहीं, 1 के रेस्पेक्ट में, 10 में इतना तो 1 में कितना, तो 1 के रेस्पेक्ट में जितनी कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस होगा, वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, ये बात एकदम अच्छे से याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए आप। उसके बाद आइए, एकदम छोटे छोटे टर्म्स हैं बहुत ये वाले पार्ट में। सेल कांस्टेंट जी पर स्टार, तो आपने अभी देखा जी स्टार का जनरल फार्मूला एल बाई एल क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं सर, तो और से सुनिए, लिखिए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल एंड ए, सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इसलिए लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन जब बनेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंडिपेंडेंट, ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ भी हो, इलेक्ट्रोलिसिस कैसा भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अरे बोलिए ना। एंड फॉर अ गिवन एंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मान लिया एक दफा, सुनो, जैसे तुम बैटरी का जो इस्तेमाल करते, एक दफा अगर बैटरी बन गई, 2 रॉड को फिक्स कर दिया गया, जैसे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, एक दफा बन गया, हम इसमें सिर्फ सोल्यूशन ही को चेंज करते हैं कि नहीं, जल्दी कि हम बैटरी को उखाड़ते हैं, सेंटीमीटर लेंथ चेंज थोड़ी ना करते हैं। बोलो, बैटरी की अगर फिक्स्ड हो गई, अरे यार बोलो ना, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो इसलिए कहा Yes, जाता है sir. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन है, इसलिए नाम है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, उसमें हम वाट इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक दफा जब बैटरी बन गई तो बन गई, उसकी पोजीशन फिक्स्ड हो गई तो हो गई। अब फिर दोबारा उसको उखाड़ना फकारना ये सब नहीं चलेगा। सेल कांस्टेंट इसलिए कहा गया ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन सेल, और ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन सेल। बैटरी एक दफा बन गई तो बन गई, यही कंसेप्ट याद रखें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो आप सारे लोग मिलके बोलिए, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, Conductivity. यस। हाँ, इस तरह याद रखिए। रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी तो है ही है, हम इस फॉर्म में भी याद रखें, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने कंडक्टेंस आएंगे वो हमेशा कंडक्टिविटी कहलाएंगे। अब आइए, यहां तक फिजिक्स में भी रहेगा, सेल कांस्टेंट को छोड़कर हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं कि हम लोग करंट का एनालाइज सॉल्यूशन के अंदर कर रहे हैं। और से सुनिए, जब कहीं भी करंट होता है ना, चाहे प्योर सब्सटेंस में, सॉलिड वगैरह किसी में भी, तो वहां करंट, रेजिस्टेंस वगैरह सब पर डिपेंड तो करता ही है, वो तो है ही है, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री में करंट को एनालाइज कर रहे हैं सॉल्यूशंस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो वहां करंट इन तमाम चीजों के अलावा
कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड होगी। इसलिए क्वेश्चन बनता है, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। कैसे हम कंपैरिजन करेंगे? 2 इलेक्ट्रोलाइट दे देगा तो करंट सिर्फ रेजिस्टेंस वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है तो प्योर सब आयरन रॉड है तो वहां उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब आयरन रॉड को सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा तो वहां रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के अलावा उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए नेक्स्ट टर्म्स है मोलर कंडक्ट, नाम ही से साबित है, मोलैरिटी, मोलर कंडक्टेंस। कुछ तो बोलो यार। हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसको लेमडा एम से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप सुने, जैसे 1MnACl है, सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर गया तो 1M Na+ हुआ, 1HCl- हुआ, तो इसका भी अपनी कंडक्टिंग पावर होगी, इसका भी मूवमेंट होगा, इसकी भी मूवमेंट होगी। याद करो अभी तक, कल क्लास तक इंशाल्लाह पूरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। एक वर्ड बहुत दफा आएगा, कंडक्टिंग पावर। जब भी मैं बोलूं कंडक्टिंग पावर तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हाउ एनी आयन कैन इजीली माइग्रेट, कि कितना आयन इजीली माइग्रेट करेगा। ये बस कंडक्टिंग पावर का मतलब आयन कितना इजीली माइग्रेट करेगा, ये दिमाग में आना चाहिए। और जितना इजीली माइग्रेट करेगा, कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। जब भी मैं लेक्चर में बोलूं कंडक्टिंग पावर तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाउ एनी आयन कैन इजीली मूव या इजीली माइग्रेट। तो जब हम 1MnACl की बात करेंगे तो यहाँ कंडक्टिंग पावर आयंस पर डिपेंड करेगा, इसलिए कहा जाता है 2MnACl। तो 2MnACl में कंसंट्रेशन ज्यादा, बहुत ज्यादा Na+, बहुत ज्यादा Cl- हो गए, यहाँ कंडक्टिंग पावर कम हो गई। क्योंकि बहुत ज्यादा आयंस होगा तो इजीली माइग्रेट नहीं करेगा, बटला हाउस चौक हो गया, भीड़ हो गया। इसलिए यहाँ कंसंट्रेशन, जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट, उतना केटायन और एनायन के बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा। सेपरेशन जब ज्यादा होगा आयंस इजीली माइग्रेट करेगा तो कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी। इसलिए फिजिक्स भी कहता है कि करंट की मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। उसी तरह करंट नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ आयंस होगा तो भीड़ बढ़ेगी, एक दूसरे से टकराएगा। करंट सिर्फ डिपेंड करता है कितना आसानी से माइग्रेट किया। क्या मेरी बातें सबको अच्छे से समझ में आ रही हैं? हेलो। Yes, sir. तो Yes, मोलर sir. हाँ, तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब यही है, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। कोई भी पूछे कंडक्टिंग पावर का क्या मतलब है, तो मैं 10 दफा बोल दिया हूं, हाउ एनी आयंस कैन इजीली माइग्रेट, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte in a given volume of solution, 1 mole of electrolyte in a given volume of solution। सिंपल, 1 mole of electrolyte in a given volume, इसी को तो मोलारिटी कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है मेरी बातें कि नहीं आ रही? ये तो बता दीजिए हाँ या ना। यस सर आ रहा Yes, sir. अरे मरियम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? हेलो। Yes, sir. द कंडक्टिंग
लिख लिया। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, इसलिए लैम्डा एम का जो पहला फार्मूला होता है कप्पा इंटू वी, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन अपना टाइम नहीं है प्रूफ करने का। तो लैम्डा कप्पा इंटू वी, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। इसी को सॉल्व करेंगे। अब खुद सोचो, मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बताओ। Yes, sir. हाँ, तो मोलारिटी मोल्स, देखो मोल्स डिफिनेशन में कितना है, 1 मोल है, ठीक है। तो अब आपके पास हो गया 1/v, ये हो गया आपके पास, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/m लीटर हो गया। अच्छा, मैं आपको रिलेशन बता चुका हूं। 1 लीटर को अगर हम 1000 ml भी लिखते हैं, इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Sir. देखो अच्छे से, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू एम इंटू 1000। अब यहाँ पर यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए बुक में लिखा रहता है कप्पा इंटू वॉल्यूम की फॉर्मूला 1000/m, लिखा रहता है ना बुक में, ये फार्मूला हो गया कप्पा इंटू 1000/मोलारिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली, जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा कंडक्टिंग पावर कम होगी, डायल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यूनिट जो होती है, इसलिए यूनिट लिखा रहता है एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। Yes, sir. यस, अब आइए हम लोग जो पढ़ेंगे, जो असल क्वेश्चन आता ही है, इस पर बहुत दफा आ चुका है। टॉपिक डालिए, दोनों फैक्टर अफेक्टिंग, मैं पहले पूरा लिखाऊंगा फिर आपको बताऊंगा प्रायोरिटी। फैक्टर अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। जब भी मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर देखने को आए तो सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कुछ तो बोलिए, क्या देखिए? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो केमिस्ट्री कहता है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is higher than weak electrolyte. For the same concentration range, same concentration होना चाहिए, concentration range, सबका concentration same, तो strong का ज्यादा होगा, because strong electrolyte is almost completely dissociated into ion. Did you understand? Yes, sir. जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन भी इस पर करा दूंगा मैं, इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, समझा? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए।
Yes, sir. पहला इफेक्ट है मोलर। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखिए, अगर आपको कोई कहे 1m HCl है और 1m एसिटिक एसिड है, कहेगा ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक एसिड है तो इसका कम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अभी तुम पढ़े ही हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, ऑल इंटर आयनिक इंट्रैक्शन जो होगा, समझा कि नहीं, विल डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब डिक्रीज होना, तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Done. आपको इस पे क्वेश्चन दे सकता है 1m NaCl at 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट 40 डिग्री सेल्सियस, ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे बी ग्रेटर। दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन भी सेम है, आयंस भी सेम है, 40 डिग्री पर ज्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ तो बोलिए। अब आइए, तीसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, कुछ सोचिए, हमें सिर्फ एक बात पर डिपेंड करना, कंडक्टिंग पावर, कितना आयन इजिली माइग्रेट करेगा। तो कुछ सोचिए, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, जितना आयन का साइज ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन कमजोर होगा। लेसर विल बी इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, मोर विल बी कंडक्टिंग पावर। तो मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, हाँ या ना जल्दी बताओ। मोर विल बी कंडक्टिंग पावर, तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब ये साबित हुआ मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। क्या मैं सही कह रहा हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. इस पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, स्कूल में भी देगा आपको, तो मैं करा देता हूँ। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है। Done, sir. जैसे एग्जांपल इसमें ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। आपके कहेगा 1m NaCl है, 1m KCl है, 1m LiCl है और 1m RbCl है। आपको कहेगा ऑर्डर, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको कहेगा मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर बताओ। तो देखो कि सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हम साइज को देखेंगे। आपको मालूम है Li प्लस से बड़ी साइज Na प्लस की है, K प्लस की है, Rb प्लस की है। अभी पढ़ा, जितना साइज बड़ा होगा तो इंट्रैक्शन कमजोर, तो D का ज्यादा है, फिर B का है, फिर A का है, फिर C का है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना जल्दी बताएं। कोई बोल ही नहीं रहा यार। Yes, sir.
अब देखिए अब सुनिए, इसी एग्जांपल में आपको अगर ये दे दे भाई 1m अच्छा, अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, आपको कहेगा तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस को देखेंगे, ये भी याद रखिए, अभी लिखना नहीं है, रुकिएगा अभी हम ये भी लिख देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर ये भी है कि नंबर ऑफ आयंस, सुनिए अच्छे से, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैं भी दिखाऊंगा, गौर से सुनिए। लेमडा एम जब भी क्वेश्चन में रहे तो स्टेप फर्स्ट में देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर ये ना रहे तो स्टेप सेकंड देखो, नंबर ऑफ आयंस को देखो, फिर नंबर ऑफ आयंस भी सेम है। चार्ज को देखो, चार्ज भी सेम है, तो फिर साइज को देखो। ये है प्रायोरिटी टेबल। तो इस क्वेश्चंस में लेमडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। अब इस क्वेश्चंस में जो बनेगा सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम चार्ज को पहले नहीं देखेंगे, हम नंबर ऑफ आयंस में कितने 4 3 और ये पूरा ब्रैकेट 1 प्लस और 3 Cl कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा होगा, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. पूरा ब्रैकेट जो होता है वो 1 आयंस होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ जो नंबर ऑफ आयंस है वो 2 और 1 3, यहाँ जो नंबर ऑफ आयन है वो 1, यहाँ नंबर ऑफ आयन जो है, ये नंबर ऑफ आयन नहीं है, ये तो खुद एक ही है, कुछ न्यूट्रल है, 0 चार्ज। तो सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C, फिर D, मोलर कंडक्टेंस। तो पहले आप इसको लिखिए नंबर 4 फैक्टर, उसके साइड में ये लिख लीजिए, जब भी मोलर कंडक्टेंस हो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयन, चार्ज, साइज। डिड यू अंडरस्टैंड? ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरे बोलो Yes, ना हाँ या ना। हम नंबर ऑफ आयंस लाख ज्यादा हो, लेकिन सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये चेक करके देखेंगे। अरे मोहसिन नाम के स्टूडेंट को आ रहा है यार? जी सर। ये लिख लिया, ये स्लाइड तो बताइएगा। Done, sir. Done. लिख लिया? Yes, sir. फिफ्थ फैक्टर है, एक और फैक्टर है, वो है
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो आपने पढ़ा व्हेन, लिखना शुरू कीजिए, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो याद रखिए डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ने का मतलब हुआ कि आयंस के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, तो कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो ये बात साबित हुआ कंक्लूजन, और से सुनिए, लेम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यानी अगर आपको दे दे 1m NaCl है और ये दे दे 2m NaCl है, तो लेम्डा m जो होगा वो A का ज्यादा होगा, इसलिए सब में कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट दिया तो जिसका कंसंट्रेशन कम उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Done, sir. अब इसके नीचे रिमार्क्स लिखिए आप। एक वर्ड आएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, का नाम सुना है आपने? यस सर, पिछले चैप्टर में। हाँ, तो यहाँ यहाँ असल इसी चैप्टर का है। यहाँ देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मैंने आपको समझाया था, या अभी अभी आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट। आपने अभी पढ़ा कि सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है। पढ़ा कि नहीं आपने? जल्दी बताइए। जी सर। हाँ यस सर। हाँ, तो अब डाइल्यूट करते रहिए, और बढ़ेगा, अच्छी बात है, और बढ़ेगा, बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। उसके बाद लाख डाइल्यूट कीजिए। अच्छा एक मिनट, हाँ चलिए ठीक, इसके बाद मैं बताऊंगा। एक बात मैं बताना भूल ही गया। अच्छा, साइज ऑफ आयन, चलिए इसके मैं इसी के मैं निकाल, ये टॉपिक लिखा है क्या आप लोगों ने? No, sir. नहीं लिखा है ना? लिख लिया है। चलिए लिख लीजिए, मैं लिखा दूंगा। मैक्सिमम होती है, चूंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 100% होगा। क्लियर है? Yes, sir. अब आइएगा कि रिमार्क्स का पहला पॉइंट लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. दूसरा पॉइंट ये है
और से सुनिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट या रीजनिंग असर्शन रीजन में आपको दे सकता है। व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो आपने पढ़ा ना मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, नॉट डाइल्यूटेड। याद रखो ये वर्ड कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा कहते हैं, और सॉल्यूशन डिक्रीजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि कंडक्टिविटी भी आयंस की वजह से होता है, लेकिन सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंडक्टिविटी की क्या डिफिनेशन पढ़ा था आपने? कंडक्टिविटी का डिफिनेशन पढ़ा था कंडक्टेंस ऑफ यूनिट, बस इतना में। तो ये वाला ज्यादा होगा कि पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम में ज्यादा कंडक्टेंस होगा। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं? सॉल्यूशन आराम से माइग्रेट करेगा कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। कप्पा इंटू बी, तो कप्पा का फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम के इनवर्स लिए है ना। सॉल्यूशन डाइल्यूट करेंगे तो कप्पा डिक्रीज करेगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. तो गौर से सुनो, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से सुनो अच्छे से। नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। रेशियो डिक्रीज किया, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज किया। मोलर कंडक्टेंस में क्या, वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत बढ़ता रहता है। या नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अरे यार बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब में 5 आयंस प्रोड्यूस्ड हुए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा? 5/10। देखो रेशियो घट रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घट रहा है ना? अरे बोलो हाँ या ना। एक हम मैथमेटिकल डाटा ले रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर क्यूब में तो 5 आयंस है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा बताओ? 5/10 हो जाएगा ना? अरे यार बोलो ना, हाफ आयंस होगा कि नहीं? नंबर ऑफ आयंस घट रहा है, तो यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जी सर। ये वर्ड याद रखिए, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। इससे ये साबित हुआ कि कप्पा जो है यानी कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ये कंक्लूजन हुआ। Did you understand? Yes, sir. अब आइए, नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह। उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे। लिख लिया सारे लोग? और बोलिए ना। Yes. ये तो हो गया पूरा फैक्टर। मोलर कंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और कंपटीशन के क्वेश्चन में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले कैसे हम देखेंगे। एक बात, डाइल्यूशंस का क्या रूल है कंडक्टेंस पर और कंडक्टिविटी पर, समझा? अब आइए टॉपिक डालिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सर तो ये तो पढ़ा दिया, लेकिन आगे का टॉपिक इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर, ये तो पढ़ ही लिया कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस। अब है मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये टॉपिक, इसी में रूल आएगा, कोहरॉस लॉ, ये सब आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। दिस इज द लास्ट टॉपिक।
फिर न्यूमेरिकल सब है, बस कल वाली क्लास लास्ट क्लास है। चलो यहाँ सुने, इसलिए सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। देखिए अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़े। अच्छा एक मिनट, फिर अच्छा इसको लिख लियो तुम लोग। कहीं Yes, पर sir. ये अच्छा चलो रुको रुको, वो मैं भूल ही जाऊंगा, मिस ही हो जाएगा। देखो मैं पहले लिख, इस टॉपिक से पहले कहीं पर जगह खाली है तो लिख लो भाई। मोलर कंडक्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, साइज ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी पढ़ा ना आपने, अरे बोलो ना, देखो फैक्टर में लिखा है ना मैंने, अरे क्वेश्चन भी तो कराया है ना इस पर। Yes, sir. लेकिन एक एक्सेप्शन आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डाटा में आप एनसीईआरटी के इंटेक्स सब में भी वैल्यू देखिए, उन्होंने टेबल बना के डाटा लिखा है। गौर से सुनिए, द मोलर कंडक्टेंस of H plus and OH minus is highest, अब सुपरलेटिव डिग्री लग गया, हाईएस्ट फॉर एनी केटाइन। केटाइन का मुकाबला H प्लस का मुकाबला किसी भी केटाइन से होगा पूरी केमिस्ट्री में, H प्लस का मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, जबकि बहुत ही साइज छोटा है। लेकिन इसलिए है कि ये इतना हल्का है ना बिहारी, उसका रीजन है जंपिंग कैपेसिटी ऑन जंपिंग। साइंटिस्ट ने, ऑस्टवर्ल्ड ने इसका एक्सपेरिमेंटल लेजन दिया, ये जंप करके, एक आदमी जंप कर करके भागता है और एक आयन से वॉक कर रहा है, तो बताओ एक चल रहा है जंप करके भाग रहा है, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? जंपिंग वाले की होगी कि नहीं? जल्दी बोलो ना भाई। Yes, sir. बोलो हाँ। तो यह हल्का है ना बे, देखते हो ना, जो मोटा आदमी होता है वो धीरे धीरे वॉक करता है, पतला दुबला भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। जंपिंग कैपेसिटी है, जंपिंग एबिलिटी, दौड़ के। इसलिए रीजन तो नहीं पूछेगा आपसे मोलर, लेकिन डाटा देखिएगा। एनसीईआरटी तो बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में डाटा से भी साबित है, जरूरी नहीं है कि वो टॉपिक में लिखे, हो सकता है आपको एससीएल वगैरह का दे दे, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इसलिए उस बेसिस पर ये लाइन याद रखिए, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड इज हाईएस्ट फॉर एनी केटायन एंड एनायन। इसका ये मतलब हुआ कि केटायन का मुकाबला H प्लस से होगा तो H प्लस का ज्यादा होगा, एनायन का मुकाबला किसी OH का मुकाबला किसी भी एनायन से हो तो OH माइनस की ज्यादा होगी। मैं इसे लिख देता हूं, इट इज बेस्ड अपॉन जंपिंग कंसेप्ट। जंपिंग कंसेप्ट होता है goes by jumping, but other ion can walk। ये टहलता है यार, ये दौड़ दौड़ के भाग रहा है। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो, अरे बोलो ना मेरे भाई, हेलो। Yes, sir. लिख लिए थे, बोलो सब लोग, हमजा मियाँ। Yes, sir. लिख लिया. Yes, sir. जैसे अगर आपको कोई एग्जांपल दे दे, 1MnHCl है, 1MHCl है, और कोई और आयन दे दे, तो सबसे आंख बंद करके आप पहले भाई बी वाले का ज्यादा लिखिए, और डाटा भी देख लीजिएगा, आपका सबसे ज्यादा इसी का होगा। एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिएगा, H प्लस के मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू किसी भी के टाइम से ज्यादा है। बताइए, सब कुछ समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? Yes, sir. हाँ ये इम्पोर्टेंट था, ध्यान देना आपको। उसी तरह मान लीजिए कि अगर मैं इसमें दूसरा एग्जांपल ये दे दूं, 1M NaOH है, 1M NaCl है,
दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ही, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आयन है, ये सॉल्ट है। आपका आंख बंद करके ये ग्रेटर देन OH वाला सबसे ज्यादा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। अब आइए कि अब तक ये पढ़ा, सब लोगों ने लिख लिया था ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? मरियम नाम के स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है ना? सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हम ये कह रहे थे कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर ये है कि स्ट्रॉन्ग का इंक्रीज होगा कि वीक का इंक्रीज होगा, किसका इंक्रीज होगा? तो आप कहिए दोनों का बढ़ेगा। अब हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन इंक्रीज होने का वेरिएशन अलग होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ साथ स्लोली इंक्रीज करती है, स्लोली बढ़ती है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसोसिएटेड है आयंस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ साथ, जैसे इसकी मिसाल मैं ये ले रहा हूं कि 1MnACl है और 1M एसिटिक एसिड है। अभी कोई कहेगा मोलर कंडक्टेंस किसका ज्यादा? ऑब्वियसली NaCl का ज्यादा। अब इसको तुम डाइल्यूट करो और इसको भी डाइल्यूट करो, अलग अलग कंटेनर में है, इसकी मोलर कंडक्टेंस स्लोली बढ़ेगी, लेकिन इसकी शार्पली बढ़ेगी। लेकिन हर डाइल्यूशन पर इसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग की वीक से हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएटेड है। और आप 11th के स्टूडेंट हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आइए, आपने नहीं पढ़ा H+ इज इक्वल टू C�alpha। डाइल्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी पढ़ा ना, डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो बताओ H+ बढ़ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो। स्ट्रॉन्ग का तो H+ डायरेक्टली कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ये स्लोली, इसमें अल्फा है ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड है। डाइल्यूशन का डोमिनेंट इफेक्ट अगर है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर है। दोनों बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्लोली बढ़ेगा। देख लें आप, आयनिक इक्विलिब्रियम से भी प्रूफ करें, डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तेजी से यहाँ तो अल्फा वीक इलेक्ट्रो, स्ट्रॉन्ग में तो अल्फा ऑलमोस्ट 100 है, वो 99 से 100 होगा, वो 90 से 100 होगा। ये बिहारी तो 5% से बढ़ एकदम तेजी से 90 पर आने की कोशिश करे, एकदम फास्ट, शार्पली इंक्रीजेस। अरे यार बोलो ना, कहते Yes, आ sir. रहा है। Yes, sir. Yes, sir. दोनों का बढ़ेगा, बट डोमिनेंट अफेक्ट होगा वो है वीक में। मैंने कहा फिर से कोई पूछे कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, ऐसे कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो स्टूडेंट तो बोल देते हैं हाँ कंडक्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रोलाइट का। अब ऐसे पूछ दिया जाए वीक का बढ़ता है कि स्ट्रॉन्ग का, तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं नहीं, दोनों का बढ़ेगा, वीक का भी बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग का भी बढ़ेगा। वीक का शार्पली इंक्रीज होगा, स्ट्रॉन्ग का स्लोली इंक्रीज होगा। इसलिए इसमें ग्राफ भी आपके सिलेबस में है, जो स्लोली होता है उसका ग्राफ लीनियर होता है, जो शार्पली होता है उसका ग्राफ कर्व आता है, कर्व। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, एकदम चुप्पी साधे हुए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए आप, अब आपको जो पढ़ना है दोनों पे आप पढ़ना है। ये टॉपिक डाल ही लिया आप लोगों ने, अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबको समझ में आया? अरे मरियम को क्यों नहीं समझ में आ रहा? मरियम बोल क्यों नहीं रही है? मरियम, यस सर। आ रहा है ना साइंटिस्ट? यस सर, आ रहा है। Thank you. When solution is diluted, then molar conductance of electrolyte increases slowly.
इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग ऊपर टॉपिक लिख लिया स्लोली, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट completely dissociated. ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है into ions, due to which the graph of lambda m versus root c या डाइल्यूशन, दोनों में से कुछ भी करें, is linear. लिख दिया? हेलो एवरीवन, yes sir. तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी. ओके, बाय बाय, थैंक यू.